बच्चों हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं माइंड हिस्ट्री प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये 12th का 5th चैप्टर है जेनेटिक्स का। इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं, जैसे कि क्या होता है जीन, क्या होता है जीन। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसको स्ट्रक्चर से समझाएंगे। तो जीन क्या होता है? जीन इज पार्ट ऑफ डीएनए। क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए विच कोडिंग फॉर अ कंप्लीट आरएनए। क्या होता है जीन? जीन एक पार्ट होता है डीएनए का जो किसके लिए कोड करता है? कंप्लीट आरएनए के लिए कोड करता है। अन्य एक स्ट्रक्चर डीएनए का इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या होगा? इतना पार्ट हो गया, इसको हमने क्या बोला है? जीन बोला है। और कोड का मतलब क्या होगा कि जीन से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है? सीक्वेंस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन के बाद हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम्स या दो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर एक पार्टिकुलर लोकेशन पे सेम टाइप के जीन पड़े हुए हैं, यानी जो सेम करैक्टर या सेम चीज के लिए कोड कर रहे हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे पास क्रोमोसोम्स, ये पहला इस पे आई कलर के लिए कोड कर रहा है जो जीन है, और ये दूसरा क्रोमोसोम्स हो गया, तो ये किसके लिए कोड कर रहा है? ये भी आई के लिए कोड कर रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे? हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल देंगे। ये क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कि किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे एक ही कैरेक्टर के लिए जो कोड कर रहे हैं उसको क्या बोल देंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? लोकेशन क्या होती है? लोकेशन बोल देते हैं हम। लोकेशन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? पार्टिकुलर लोकेशन होती है किसी क्रोमोसोम से पहले। इट इज अ पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम्स, यानी किसी क्रोमोसोम पे क्या होती है? पार्टिकुलर लोकेशन होती है। जैसे कि ये क्या होगा? क्रोमोसोम्स, इसका हमने किसी एक लोकेशन को क्या करते हैं? निश्चित कर दिया, तो इसको क्या बोल देंगे? लोकेशन बोल देंगे। क्या होता है? एक पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम्स। उसके बाद हम क्या होते हैं? एक टर्म पढ़ते हैं एलील्स, यानी इस चैप्टर को समझने के लिए टर्म जानना बहुत ही जरूरी है। तो एलील्स क्या होता है? ये भी क्या होता है? एक प्रकार का जीन ही होता है, लेकिन क्या होता है कि ऐसा जीन होता है जो कोड करता है सेम कैरेक्टर के लिए, बट मे और मे नॉट बी कोड फॉर सेम ट्रेट्स, यानी कैरेक्टर तो क्या हो? सेम हो। हम एग्जांपल लेके समझेंगे। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर सेम हो और ट्रेट्स क्या हो? डिफरेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, ये क्या हो गया? क्रोमोसोम्स ले लिया। इस क्रोमोसोम्स के इतने पार्ट को मैंने क्या मान लिया? एलील बोल दिया। मैंने ये पहले ही बोल दिया कि जो एलील्स होता है एक प्रकार का जीन होता है जो किसके लिए कोड करता है? सेम कैरेक्टर हो और ट्रेट्स क्या हो? डिफरेंट हो। तो इसको क्या मान लिया मैंने? एलील मान लिया। इसको क्या मान लिया मैंने? पेज ले लो ना, न्यू पेज ले लो, न्यू। एक मिनट, यहाँ से पेज लो, यहाँ से। हाँ, ये 4th नंबर का ले लो, 4th वाला। हमें न्यू टर्म एलील्स क्या होता है? ये क्या होता है? एक प्रकार का जीन होता है। इट इज अ पार्टिकुलर बोल दो, इट इज अ टाइप ऑफ जीन, इट इज अ पार्टिकुलर जीन जो क्या होता है? सेम कैरेक्टर के लिए कोड करे और ट्रेट्स क्या हो? डिफरेंट, यानी डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। एलील्स होता है एक पार्टिकुलर जीन होता है जो सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड करे, लेकिन ट्रेट डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे कि ये क्या हो गया? हमारे पास क्रोमोसोम्स हो गए। इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पड़ा हुआ? डीएनए पड़ा हुआ है। ये डीएनए का इतना पार्ट आई के लिए कोड कर रहा है, और ये जो दूसरा डीएनए
इसका भी इतना पार्ट क्या कर रहा है, आई के लिए कोड कर रहा है। अब इसके दोनों का कैरेक्टर तो क्या हो गए, सेम हो गए, लेकिन दोनों आई के लिए कोड कर रहे हैं। लेकिन ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, यानी ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ऐसे ही इस तरह ये ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो ये क्या हो गए, यानी ट्रेड्स क्या होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम ट्रेड्स के लिए भी कोड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलील्स बोल देते हैं। तो दो टर्म और पढ़ेंगे हम, एक तो फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक क्या होता है, जो देखने में, यानी जिसको हम देख सकते हैं, वो फिजिकल अपीयरेंस को बोल देते हैं। और जीनोटाइपिक यानी जो अंदर से हम किस प्रकार के बने हैं, सेल है जिसको हम देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, हम जीनोटाइपिक बोल देते हैं। यानी जेनेटिक मेथड। ये क्या हो गया, जीनोटाइपिक हो गया। तो इस चैप्टर के लास्ट दो टर्म और बचे हैं जो इसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, रिसेसिव और डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होते हैं, जो अपने करैक्टर को शो करे, यानी अमाउंट, ये जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सॉल्यूट और सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट पढ़ते हैं। सॉल्वेंट जो अपने करैक्टर जिसकी वजह से करैक्टर आते हैं, उसी प्रकार ये होती है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी डोमिनेंट वे होती है जो अपने करैक्टर को शो करे। जैसे कि मैंने ये मान लिया व्हाइट और ये मान लिया रेड। अगर रेड व्हाइट पे डोमिनेंट है, यानी रेड, अगर इन दोनों की हमने ब्रीडिंग कराई, यानी आगे पढ़ेंगे हम, तो ये आ गया रेड। तो रेड क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, यानी जो अपने, यानी रेड अपने करैक्टर को शो कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, डोमिनेंट बोल देंगे हम। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम पहले ये बता दें कि इस चैप्टर में हम टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज टॉपिक कवर कौन कौन से करेंगे, टॉपिक कवर कौन कौन से करेंगे, एनवायरमेंटल के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मेंडल ने जो ला दिए थे, लॉ ऑफ मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। अब मेंडल से हम जितनी जो रिलेटेड जानकारी है उनको देखते हैं कि जो मेंडल था, एक मोमफैन बहुत इंटेलिजेंट था अपने जमाने का। तो इसका जो जन्म था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यानी इसका जो बर्थ था कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1822 में इसका जन्म हुआ था, 1884 में इसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि मेंडल का जो जन्म था कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1822 में जन्म हुआ, 1884 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये क्या था, एक मॉन्क था। क्या था, मॉन्क था। और ये कहाँ रहता था, एक चर्च में रहता था, यानी गार्डन था, चर्च में रहा। किस में रहता था, चर्च में रहता था। उधर किसने देखा, यानी इसके एक्सपेरिमेंट से हम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी और डिटेल जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, 1856 से 1863 तक इसने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी 7 इयर्स एक्सपेरिमेंट किया था इसने। उसके बाद इसने 1865 में उसको क्या किया था, पब्लिश किया था, यानी 1865 में इसको क्या किया था, इसने पब्लिश किया था। लेकिन उस समय इस इतनी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी और कम्युनिकेशन भी गुड नहीं था, तो उस समय तो ये पब्लिश हो नहीं पाया। तो सन 1900 में, यानी 1900 में इसकी मृत्यु के बाद, देख लो इसकी मृत्यु हो गई थी, 1884 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1865 में इसने पब्लिश किया था, लेकिन उस समय इसका कोई इतना मतलब पब्लिश भी नहीं हो पाया था। तो सन 1900 में इसकी मृत्यु के 6 साल बाद, यानी 3 साइंटिस्ट, हुगो डीवेराई, कार्ल कोरिन्स और टीएस सरमैट, इन्होंने इसको वापसी डिस्कवर किया था। उसके बाद जो जेनेटिक्स थी दी गई थी, यानी
मृत्यु के 6 साल बाद इसने जो काम किया था उसको यानी बाद में हुगो टेबलर, स्कैल्पोरी और टी शर्मैक ने वापसी भेज किया था। और इसने जो 1865 में जो वर्क किया था उसको पब्लिश किया था एक बरून नामक पत्रिका थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें। ये हो गया इस। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इसने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, इसने गार्डन में क्या रहता था, गार्डन में रहता था। गार्डन में इसने क्या देखा, एक पी प्लांट को देखा, यानी गार्डन में रहता था। इसने ये क्या हो गया, गार्डन हो गया। गार्डन में इसने देखा कि जो पी प्लांट होते हैं या तो बहुत ही बड़े हो गए, यानी या तो बहुत ही बड़े होंगे या बहुत ही छोटे होंगे। ये क्या हो गया, पी प्लांट हो गए, या तो बहुत ही बड़े होंगे या छोटे होंगे। जैसे कि आप यानी मेंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी मिड एज के रहते हैं, यानी मिड भी मिल जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, यानी इस प्रकार के नहीं मिलते। तो इसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो इसने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले जो इसने 7 यानी कैरेक्टर दिए थे उनके बारे में और पढ़ते हैं। 7 मेंटल कैरेक्टर थे। अब मैं इनको अपनी लैंग्वेज में याद करवाऊंगा, यानी रटने की कोई जरूरत नहीं है कि किस तरह से 7 मेंटल कैरेक्टर को हमें याद करना है। 7 मेंटल कैरेक्टर ऑन पी प्लांट कैरेक्टर दिए थे, यानी जो फर्स्ट कैरेक्टर था, यानी सीक्वेंस बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। यानी सबसे पहले कि मैं अपनी लैंग्वेज में याद करवाऊंगा कि तुमको ये 7 मेंटल कैरेक्टर हैं किस तरह याद करने। हम अक्सर सब्जी लेने जाते हैं, तो हमने सब्जी लेने गए, अब मैंने रिसेसिव डोमिनेंट आपको दोनों टर्म समझा दी कि रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है। तो मैं अपनी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हम सब्जी लेने गए। अब तुम बताओ कि अगर तुम सब्जी लेने गए तो डोमिनेंट टर्म लिख दो, एक क्या लिख दो, रिसेसिव लिख दो। इसने किस पर यानी एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के प्लांट पर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसन सैटिवम। ये याद रखना जरूरी, लिखवा दूंगा कि जो डोमिनेंट है, मैं सब्जी लेने गया, मुझे मटर लेनी, इसने मटर के प्लांट पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। अब तुम कैसी मटर लेना पसंद करोगे, यानी जो जिसका पी पोड शेप कैसा लेना पसंद करोगे, यानी पी पोड शेप, यानी जो पी का मटर का छिलका उसको कैसे लेना पसंद करोगे। सभी क्या लेना पसंद करेंगे, जो ग्रीन है तो ग्रीन को लेना पसंद करेंगे। तो ग्रीन क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, जिसको ज्यादा मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं, लेना पसंद कर रहे हैं। तो मैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो पी पोड शेप कैसा होना चाहिए, ग्रीन। ग्रीन क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और येलो यानी जो पी पोड का कलर है, यानी जो पी का जो छिलका उसके अगर पीला है तो उसको तो बहुत कम लोग लेना पसंद करेंगे, तो इसको क्या बोल देंगे, रिसेसिव। अब पी पोड शेप हो गया, पी पोड कलर, सॉरी ये कलर था यहाँ, शेप, पी पोड कलर। अब पी पोड शेप की बात करते हैं हम। पी पोड शेप यानी ऊपर से जो छिलका किस शेप का, अगर सभी जितने भी लोग लेना चाहेंगे वो ऊपर से, यानी जो फूली हुई मटर होगी उसको ही लेना पसंद करेंगे। तो यानी फुल क्या हो गया, फूली क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी पिचकी हुई उसको क्या बोल देंगे, रिसेसिव बोल देंगे। उसके बाद एक पी, हमने पी मटर ले ली, उसके अंदर क्या निकले, सीड निकले। तो सीड क्या होता है, एक्चुअल जिस समय सीड हम बोलते हैं उस समय के सीड से यहाँ कंपेरिजन करेंगे, यानी सीड शेप क्या होनी चाहिए और सीड कलर क्या होना चाहिए। सीड शेप और सीड कलर, यानी सीड शेप कैसी होनी चाहिए, फुली होनी चाहिए, जो डोमिनेंट मांगी, और जो रिसेसिव आएगी वो क्या होगी, व्रिंकल्ड। और सीड कलर ये इतना ध्यान रख देना है, जो कि डोमिनेंट में आएगा वो येलो आएगा और इसके अंदर क्या होगा, ग्रीन होगा। उसके बाद एक रहा फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कलर क्या होना चाहिए, यानी ज्यादातर जो हम फ्लावर कलर देखते हैं वो वायलेट होता है, तो डोमिनेट हो जाएगा वायलेट, और रिसेसिव क्या हो जाएगा, व्हाइट। अब फ्लावर पोजीशन यानी एक्सियल तो को हम डोमिनेट लेंगे, और रिसेसिव क्या हो जाएगा, टर्मिनल। अब एक्सियल क्या होता है, टर्मिनल। ये मार्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ा होगा कि यहाँ जो यानी यहाँ हमारे नोड्स होते हैं, नोड्स पे क्या होती है,
एक्सिलरी बर्ड होती है, तो एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है, फ्लोवर डेवलप होते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, एक्सियल फ्लोवर बोल देंगे, और जो यहाँ लग रहे हैं वो क्या बोल देंगे, टर्मिनल फ्लोवर बोल देंगे। उसके बाद एक लास्ट करेक्टर है इसका, यानी जो 7वां करेक्टर है इसका, सेवंथ करेक्टर है वो है इसकी प्लांट हाइट। प्लांट हाइट एक तो यानी जो डोमिनेंट में आएगी वो टॉल आएगी, और जो रिसेसिव में आएगी वो क्या आएगी, ड्वार्फ। अब ये इसके 7 मेंटल करेक्टर थे जो उसने दिए थे। यानी आसान में अगर हम मैं आसान लैंग्वेज में याद करने का तरीका बताऊं तो ये क्या होगा, हम मटर लेने गए, तो मटर हम कैसे, जितने भी जो लोग हैं मटर लेने गए, तो उसका पहले देखेंगे हम P4 शेप क्या होता है, कि फुली है कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अगर जिसको ज़्यादा अमाउंट में लोग ले रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, डोमिनेंट बोल देंगे, और जिसको कम अमाउंट है उसको क्या बोल देंगे, रिसेसिव बोल देंगे। उसके बाद P4 शेप यानी फुली है, यानी एक तो क्या होता है फुली हुई है या एक पिची हुई है, तो जिसको ज़्यादा अमाउंट में लेने हैं फुली, और जो यानी जो रिसेसिव उसको क्या बोल देंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट। दूसरा क्या हो गया, सीड शेप, यानी सीड शेप एक तो क्या हो गया, राउंड हो जाएगा यहाँ, या फुली बोल दो, राउंड बोल दो, यहाँ क्या हो गया, राउंड, और या व्रिंकल बोल दो। उसके बाद क्या होता है, सीड कलर, यानी सीड कलर इतना ये ध्यान रख लेना कि जो सीड कलर डोमिनेंट में आता है येलो और रिसेसिव में आता है ग्रीन। उसके बाद फ्लोर कलर हो गए, ये याद कर लोगे आप। उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट, यहाँ से जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट होता है, इसका एक्सपेरिमेंट। यानी इसने क्या दिया था, एक पी के जो टॉल प्लांट है उसको लिया, ये क्या हो गया, पी टॉल प्लांट हो गया, ये क्या हो गया, टॉल ले लिया, ये क्या ले लिया, डॉर्फ ले लिया। तो इसने इन दोनों के आपस में क्या कराई, सेल्फिंग कराई। तो टॉल है या जो टॉल करेक्टर है उनको हम क्या दिखाएंगे, टी से दिखाएंगे। यानी जो एलिमेंटल फर्स्ट क्या दिया था उसके बाद हम समझाएंगे कि क्यों डबल टी लिखना। उसने कहा था कि यूनिक करेक्टर इज कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। तो पेयर ऑफ फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, टॉल हो गया, और उसके बाद ये क्या हो गया, स्मॉल टी, ये डॉर्फ हो गया। तो गैमेट बनते समय अगर दो सेम है तो उनमें से एक को ले लेंगे हम, ये क्या होगा, इससे आ गया, उसके बाद ये क्या हो गया, इससे आ गया। इनकी ब्रीडिंग कराए तो हमें क्या मिला, ये टी मिला, क्या मिला, ये इसको क्या बोल देंगे, F1 जनरेशन। ये होगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कैसी मिली, टॉल। तो मैं एकदम परेशान हो गया कि आज जब मैंने एक टॉल प्लांट लिया था, एक डॉर्फ लिया था, उनके आपस में ब्रीडिंग कराई, उनके बच्चा पैदा कराए, तो क्या मिला, यानी टॉल मिला, यानी इसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। तो क्या वो डॉर्फ नहीं मिलेंगे, तो उसने दोबारा से इनके बच्चों के बच्चे पैदा कराए, तो उसके बाद इसने क्या हुआ, यानी टी मिला। उसके बाद इनकी सेल्फिंग कराई, यानी इसकी क्या हुआ, सेल्फिंग कराई, यानी F2 जनरेशन पैदा करने के लिए। तो सेल्फिंग कराते समय अब मेंडल परेशान की, यानी ये जो सेल्फिंग कराई है मैंने, कि इसको यार हाउ कैन डू, यानी इसको किस तरह मैं लिख सकता हूँ, किस तरह के बच्चे पैदा करा सकता हूँ। तो इस समय एक साइंटिस्ट अलग आए थे, रेजिनाल्ड, जिसने क्या दिया था, C.8 स्क्वायर दिया था। रेजिनाल्ड आए थे, रेजिनाल्ड ने क्या किया, एक C.8 स्क्वायर दिया था, C.8 स्क्वायर बोल देते हैं हम इसको। इसने कहा था ये क्या हो गया, C.8 स्क्वायर हो गया। इसने कहा था कि इस तरह, यानी दो करेक्टर हैं, एक टी यहाँ बना लो, एक टी यहाँ टी, यहाँ टी। उसके बाद इसने आपस में टी, उसके बाद टी, उसके बाद इसकी इससे करो टी, उसके बाद इसकी इससे। तो ये क्या हो गया, इस तरह रेशियो में, यानी इसके F2 जनरेशन, इसको क्या बोल देंगे हम, F2 जनरेशन आ गई। क्या हो गई, F2 जनरेशन आ गई। अब इसने इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस देखी थी, यानी फिनोटाइपिक बोल देते हैं। फिनोटाइपिक में आप बताओ, आप फिनोटाइपिक को क्या मिल रहा है, टॉल, यानी इस पे, यानी जो टी है, यानी जो टॉल है, यानी टॉल प्लांट है, डॉर्फ है, क्या होगा, डोमिनेट हो जाएगा। तो टॉल, इससे भी टॉल करेक्ट आएंगे, इससे भी टॉल, इससे भी टॉल। तो क्या मिला, यानी टॉल और डॉर्फ का क्या रेशियो मिला, टॉल और डॉर्फ का क्या रेशियो मिला, 3:1। यानी इसमें दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं, यानी ये दोनों कैरेक्टर हैं, किसके लिए कोड कर रहे हैं, स्मॉल के लिए कोड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। उसके बाद अब इसका जेनेटिक मेकअप देखते हैं, यानी जो अंदर से बना हुआ है। जेनेटिक मेकअप में क्या हुआ है, यानी टी, उसके बाद टी, उसके बाद टी, यानी ये क्या होगा, टी, यानी 1:2:1। ये क्या हो गया, इसका जेनेटिक मेकअप हो गया, यानी 1:2:1।
1। रुको यार, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो इसको हम एड पे सेलेक्ट करते हैं। ये हो गई हमने F2 जनरेशन वहाँ बता दी किस तरह इसने इनकी जो यानी ब्रीडिंग कराई थी, आपस में F2 जनरेशन बनाई थी। उसके बाद इसने यानी इसको मेंडल के जो लॉ थे, मेंडल लॉ दिए थे, उसको हम शुरू करते हैं। जो मेंडल फर्स्ट लॉ था, यानी जो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसने क्या दिया, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसने कहा था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ अ फैक्टर। यानी क्या कहता कि यानी प्रत्येक जो कैरेक्टर कंट्रोल होता है ए पेयर ऑफ अ फैक्टर। यानी इसने कहा था एवरी कैरेक्टर इज controlled by a pair of factor। दूसरी इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा था कि यानी पहली लाइन तो बोल दी एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। उसके बाद इसने कहा था कि इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, यानी डिसिमिलर फैक्टर के केस में, यानी इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, यानी किसके केस में, डिसिमिलर फैक्टर के केस में, वन फैक्टर इज डोमिनेट द अदर। यानी एक फैक्टर डोमिनेट हो जाएगा दूसरे पे, यानी एक फैक्टर दूसरे को दबा लेगा और अपने कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन फैक्टर इज डोमिनेंट, यानी वन फैक्टर इज डोमिनेंट टू अदर। यानी एक फैक्टर क्या होगा, डोमिनेट हो जाएगा किस पर, दूसरे पर। तो अब इसने तो कह दिया था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर, इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर इज वन फैक्टर इज डोमिनेट टू अदर। तो इसने ये बोल दिया, लेकिन क्या हुआ, इसके कुछ एक्सेप्शन आए। एक्सेप्शन क्या थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी मेंडल के यानी इसके एक्सेप्शन थे, दो एक्सेप्शन थे। एक तो क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा क्या हो गया, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हम पढ़ेंगे उसका एग्जांपल बता देता है, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन ये क्या होती है, एंटी राइनम स्पीशीज होती है, यानी एंटी राइनम स्नैपड्रैगन क्या होती है, एंटी राइनम स्पीशीज होती है। उसके बाद कोडोमिनेंस में पढ़ेंगे हम, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल देंगे। ब्लड ग्रुप ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। एक तो क्या हो गया स्नैपड्रैगन, ये क्या हो गया ब्लड ग्रुप। अब उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं हम, यानी इसके जो एक्सेप्शन थे, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट यानी मेंडल ने कहा था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर, और इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन फैक्टर इज डोमिनेट द अदर। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, एक तो हमने क्या लिया, व्हाइट प्लांट लिया, और एक क्या लिया, रेड लिया। ये क्या हो गया, व्हाइट प्लांट हो गया, और उसके बाद ये क्या हो गया, रेड हो गया। इनकी दोनों की आपस में ब्रीडिंग कराए तो क्या मिला, आर आर। अब क्या मिलना चाहिए कि रेड है व्हाइट पे डोमिनेट होगा, तो रेड आना चाहिए अगर मेंडल के हिसाब से देखे तो, लेकिन रेड नहीं आके ये क्या दिखाता है, पिंक दिखाता है। तो ये ऐसा कह लो, तो ये एक तो ये एक्सेप्शन आ गया। अब इसका रीजन बताते हैं हम कि ऐसा यानी रेड ना होके पिंक क्यों आया। तो रीजन ऐसा कि यानी ये क्या हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया। अब ये क्रोमोसोम्स हो गए इनकी आपस, यानी ये क्या होता है, रेड पार्ट के लिए कोड कर रहा है,
ये जो डीएनए का पार्ट है रेड के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, लेकिन उस इतनी अमाउंट में इसको क्या नहीं मिल पाई, प्रोटीन नहीं मिल पाई कि ताकि ये रेड के लिए क्या कर सके, कोड कर सके। तो यानी लेस अमाउंट ऑफ क्या नहीं मिल पाई, यानी इसको पूरी अमाउंट में लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल पाई, इसलिए इसने क्या नहीं किया रेड के लिए, सो दैट इट डज नॉट कोड फॉर रेड। ये क्या हो गया, चालू करते हैं आप। क्या हो गया, पेज ऐड कर दूं? वो पूरा हो गया वो लेक्चर? नहीं, 2 लाख बच रहे हैं उसको 10 मिनट। अभी बच रहे हैं वो, अगली क्लास में देखिएगा 26 होगी, 26 1 लाख पड़ा। चलो कोई नहीं। वो बाकी के पेज हाँ, तो ये इसी को हो जाएगा। जो मेंडल सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ जो मेंडल सेकंड लॉ है, यानी फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद एक आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस लॉ के कोई एक्सेप्शन नहीं थे, यानी ये मेंडल का लॉ था जिसके एक्सेप्शन नहीं थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ये कहता है कि व्हेनेवर इट इज फॉर्म टू गैमेट द टू गैमेट्स आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। जब कभी भी गैमेट बनाने की बारी आए तो 2 गैमेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे क्या होता है, ये T और T 2 गैमेट है, अब ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं प्रोजेनी के, तो ये दोनों गैमेट क्या होता है, एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि व्हेनेवर इट इज फॉर्म टू गैमेट gametes, and whenever it is formed to gamete, the 2 characters are segregated from each other, यानी the 2 factor या character बोल दो, factors are segregated from each other। क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, जब कभी भी हम क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं किसी फैक्टर से, तो गैमेट बनाते समय जो 2 कैरेक्टर हैं, 2 फैक्टर, वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है व्हेनेवर इट इज फॉर्म टू गैमेट्स द 2 कैरेक्टर द 2 फैक्टर, यानी 2 फैक्टर segregate from each other, like the 2 factor segregate, अलग होना, from each other। उसके बाद ये जो मेंडल का थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हेनेवर इट इज फॉर्म टू गैमेट्स, यानी कि जब हम कभी भी गैमेट बनाने में फैक्टर को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं कि वो किसी के साथ भी, यानी जैसे मैं इसको एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ, यानी ये क्या कर रहा है, मैं गैमेट बना रहा हूँ आर, और एक तो क्या ले लिया मैंने आर, दूसरा क्या ले लिया, यानी इसको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, एक आर ले लिया, एक क्या ले लिया, आर ले लिया, एक क्या ले लिया, वाई ले लिया, उसके बाद दूसरा क्या ले लिया, आर ले लिया, वाई ले लिया।
अब जब मैं क्या बना रहा हूँ, इसे गैमेट बना रहा हूँ, तो क्या करें, ये जो R है ये Y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। दूसरा ये R है, ये इस Y के साथ भी जा सकता है, ये इस Y के साथ भी जा सकता है। ये क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब कभी हम गैमेट बनाते हैं, जो फैक्टर में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंडिपेंडेंट करते हैं कि ये इसके साथ भी जा सकता है, यानी R है ये Y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। इसी तरह ये R है Y के साथ भी जा सकता है, ये स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इतना लॉ ये लोग ये बताता है। तो इससे कुछ एक्सेप्शन थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। सबसे पहले क्या हो गया, लिंकेज। लिंकेज क्या बोलता है कि जब दो गैमेट क्या हो, एक क्रोमोसोम्स पे बिल्कुल नजदीक नजदीक प्रेजेंट हो, यानी पास पास प्रेजेंट हो। जैसे कि क्या मान लिया मैंने, क्रोमोसोम्स मान लिया, इसके अंदर क्या होता है डीएनए, डीएनए पे क्या होगा, दो गैमेट हैं यानी ए और बी, ये बिल्कुल नजदीक नजदीक प्रेजेंट है। तो गैमेट इन फैक्ट ये जो जीन है, इन जीन से क्या गैमेट बनाते समय जो गैमेट है उसमें दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ पास हो जाएंगे, यानी इस तरह क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होंगे और ये एक साथ पास हो जाएंगे। क्या बना लिया, इन्हें गैमेट बना लिया क्रोमोसोम्स पे, यानी जब नजदीक नजदीक प्रेजेंट हो। दूसरा क्या है, लेकिन उसने कहा था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने कहा था कि यानी दोनों क्या होता है, यानी ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक ही साथ एक गैमेट के अंदर चले जाते हैं जब दो गैमेट क्या हो, पास पास प्रेजेंट हो। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसका जो एग्जांपल एक्सेप्शन है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब दो गैमेट किसी क्रोमोसोम्स पे, यानी ये क्या हो गया, हमारा अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो गया, डीएनए हो गया। इस डीएनए पे क्या होता है, दो जीन पड़े हुए हैं। अब ये दो जीन अगर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दूरी प्रेजेंट है, यानी एक दूसरे से क्या होता है, डिस्टेंस से प्रेजेंट, यानी ये यहाँ है, एक यहाँ है जीन, तो ये गैमेट बनाते समय क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, यानी एक और डीएनए ले लिया मैंने। अब इस डीएनए पे एक यहाँ है। अब ये गैमेट बना रहे तो क्या कर लेंगे, इस तरह से क्या कर लेंगे, रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे और अपने जो गैमेट है, जो जीन है, इनको क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यानी ये जो ए है ये यहाँ आ गया इस वाले डीएनए पे, और ये जो बी है ये यहाँ ही गया। उसके बाद इसका जो है इस वाले डीएनए पे चला गया, और उसके बाद ये भी यहाँ गया। तो इस तरह से क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। हमारे मेंडल के 3 लॉ हो गए। आज यही समाप्त करते हैं। फ्लो बनी ना।